हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आईपीसी में चैप्टर 2 सेक्शन 6 से लेके 52A, जो कि हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन, इसको डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में किसी न किसी कंडीशन में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो मेन एग्ज़ाम्स में अब तक आए हुए सेक्शंस हैं उन पर हम देखते हैं, क्योंकि सारे सेक्शन अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो फिर तो वो रटना हो गया दोस्त। सेक्शन 20, कोर्ट एंड जस्टिस। कोर्ट एंड जस्टिस, तो कोर्ट एंड जस्टिस के क्या मतलब है, आप सोचकर बताइए। कोर्ट एंड जस्टिस, कोर्ट मतलब किसको डिनोट करेगा? जो न्याय देता है। और कौन न्याय देता है? जज। ठीक है। और जज किसके थ्रू न्याय देते हैं? बॉडी ऑफ जजेस। सो कोर्ट इज डिनोटेड आइदर जज और बॉडी ऑफ जजेस। ठीक है, जो कि एम्पावर्ड हैं। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली। ठीक है। तो कोर्ट क्या है? सेक्शन 20 में डिफाइंड है हमारा कोर्ट। कोर्ट क्या है? बॉडी ऑफ जजेस और जस्टिस विच आर एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, जो कि जुडिशियली एक्ट करने के लिए लॉ के द्वारा एम्पावर्ड हैं। दैट इज आवर कोर्ट। अब इस कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, उसका घोतक है। The word court of justice denote judges who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. Which means court क्या है? Court denote judges simply or body of judges empowered by law to act judicially. अब एक इसमें एलस्ट्रेशन है। अ पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 8 ऑफ 1860 ऑफ मद्रास कोर्ट हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनिमय 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत, जिसे वादों का विचारण करने और अवधारणा करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 ऑफ मद्रास कोड हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो सेक्शन 20, ठीक है। अब सेक्शन 20 से ही मिलता जुलता हमारा, पहले मैंने सेक्शन 20 बताया आपको, अब सेक्शन 19 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 20 बोले तो कोर्ट आर कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सेक्शन 19 मतलब जज। जज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, जज क्या हुआ? सेक्शन 19
सेक्शन 20 और सेक्शन 19 दोनों से ही सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। जज, जज क्या हुआ? एम्पावर्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा एम्पावर्ड हुआ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग, जो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को हेड करता है। लीगल प्रोसीडिंग कौन सी? सिविल की हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, जिसमें कुछ डेफिनेटिव जजमेंट, ठीक है, डेफिनेटिव जजमेंट यानी कि अब उसने कोई जजमेंट दे दिया है और उसके खिलाफ अगर कोई अपील नहीं हुई तो वो डेफिनेट हो जाता है। डेफिनेटिव मतलब क्या होता है? कोई जज ने कोई निर्णय दे दिया, अब उसके खिलाफ अपील हो गई, तो अपील हो गई तो क्या डेफिनेटिव रहा? नहीं रहा। अंतिम निर्णय कब होगा? जब कि जज ने जो निर्णय दिया और वो कन्फर्म्ड हो गया अथॉरिटी के द्वारा, मतलब जज ने जो निर्णय दिया और उसको एग्जीक्यूट करा दिया उसने, तो ये डेफिनेटिव जजमेंट हो गया। तो जज जो है वो क्या होगा? एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी काइंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सिविल, क्रिमिनल, डेफिनेटिव जजमेंट और जजमेंट। डेफिनेटिव जजमेंट भी हो सकता है, जजमेंट भी हो सकता है। डेफिनेटिव जजमेंट कब होगा? जब वो निर्णय अंतिम हो जाता है, कन्फर्म्ड हो जाता है, यानी उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है। ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, वो निर्णय क्या होगा? अंतरिम निर्णय होगा या डेफिनेटिव जजमेंट होगा। तो उसे अन्य प्राधिकरण द्वारा पुष्ट किए जाने पर वो अंतिम जजमेंट हो जाएगा, कन्फर्म्ड हो जाता है सम अथॉरिटी के द्वारा कि ये जजमेंट अंतिम जजमेंट हो गया, इसके खिलाफ कोई अपील ही नहीं आई। तो इस केस में वो जजमेंट जो होगा वो अंतिम जजमेंट या डेफिनेटिव जजमेंट माना जाएगा। अब जज की डेफिनेशन जो है सेक्शन 19 में यही दी गई है, एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग। वो प्रोसीडिंग चाहे सिविल की हो चाहे क्रिमिनल की प्रोसीडिंग हो, जो कोई डेफिनेटिव जजमेंट या जजमेंट पास कर सकता है। ऐसा निर्णय, डेफिनेटिव जजमेंट वो निर्णय जो अंतिम हो जाए, जिसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम निर्णय हो जाए और कन्फर्म्ड किया जाए सम अथॉरिटी के द्वारा, तो अंतिम निर्णय माना जाएगा। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन हैं कि सबसे पहला इलस्ट्रेशन इसका देखिए, सेक्शन 19 जज, इसके कुछ इलस्ट्रेशन हैं। पहला इलस्ट्रेशन देखिए, इसमें जो पहला इलस्ट्रेशन है नंबर ए, कलेक्टर। बताओ कलेक्टर जज है या नहीं है? अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859। 1859 जो था उस एक्ट पहले, उसके एक्ट नंबर 10 में 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर जज था। ठीक है, जो 1859 का जो कानून था उसके सेक्शन अंडर एक्ट 10 में कोई भी जज, कलेक्टर जो है वो ज्यूरिसडिक्शन में किसी सूट को डिसाइड करता है, किसी सूट को सुनता है। 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर जज है, उसके बाद नहीं है। मजिस्ट्रेट, तो सबसे पहले कलेक्टर कौन जज था? जो 1859 के एक्ट 10 में, अकॉर्डिंग टू 1859 एक्ट 10, अगर उसने कोई सूट सुना था तो वो उस टाइम पे एज अ जज सुना था, ही वाज अ जज। पॉइंट नंबर 2, मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग द jurisdiction in respect of charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। मजिस्ट्रेट कौन हुआ? जज हुआ। क्यों मजिस्ट्रेट क्यों जज हुआ? बिकॉज वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन पावर का इस्तेमाल करता है। अपनी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि ज्यूरिसडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर सुन लेगा तो बेकार हो जाएगा मामला। ये हो जाएगा कि वो सुन ही नहीं सकता है, और सुन नहीं सकता है तो फिर निर्णय कैसे दे सकता है? तो मजिस्ट्रेट जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई चार्ज किसी पे लगाता है, ठीक है, कोई चार्ज किसी पे लगाता है और उसको एम्पावर है कि वो चार्ज लगाया और सेंटेंस, किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा है और उसको सेंटेंस सुना सकता है, सजा सुना सकता है।
मजिस्ट्रेट अपनी ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र, ये याद रखना, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर मतलब अधिकार क्षेत्र ही नहीं है तो नहीं सुन सकता है। मजिस्ट्रेट है अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा है और उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग अगर वो कोई सेंटेंस सुनाता है तो वो जज का मतलब मजिस्ट्रेट इज अ जज। तो किसी भी अपराध के संबंध में जिसके लिए जुर्माना हो, कारावास हो, दंड देने की शक्ति प्राप्त हो, चाहे उसकी अपील हो और चाहे ना हो, उसने अधिकारिता का अपने प्रयोग किया है तो मजिस्ट्रेट कौन हुआ? जज हुआ। अब एक तीसरा क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन इसलिए मैं एक एक करके सब करा रहा हूँ, एग्जाम में आ जाएंगे फिर मत कहना कि आ गए। ठीक है, कलेक्टर जो है, कलेक्टर जज हो सकता है। पंचायत जो कलेक्टर जो है 1859 के अधिनियम 10 के अंतर्गत अगर उसने कोई सूट सुना है तो वो जज है, मजिस्ट्रेट जज है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में किसी भी चार्ज को सुन सकता है और सजा सुना सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर सी, अ मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत का कोई मेंबर, पंचायत का सदस्य, विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 8, रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 के रेगुलेशन 7 में ऑफ मद्रास को टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज अ जज। ठीक है, अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 ऑफ मद्रास कोड, 1860 ऑफ मद्रास कोड इज अ जज। पंचायत का मेंबर जो सजा सुना सकता है अंडर द रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 of Madras Code is a judge, right? Number 2, magistrate exercising jurisdiction in respect of charge on which he has empowered only to commit for trial to another is not judge. जहां पर मजिस्ट्रेट जो है, ये बहुत देखो डी इलस्ट्रेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। डी इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? किसी आरोप के संबंध में जिसमें केवल अन्य न्यायालय को वो केस कमिट कर सकता है, कोई मजिस्ट्रेट है। आप कहते हो, देखो ये कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाएगा और गलत कर बैठोगे। मजिस्ट्रेट है कोई, ठीक है, उस मजिस्ट्रेट को खाली कमिट करने की पावर है, कमिट करने की पावर है, सजा सुनाने की पावर नहीं है। मजिस्ट्रेट exercising jurisdiction in respect of charge on which he has power only to commit, मजिस्ट्रेट के पास पावर कौन सी है? only to commit। commit का मतलब समझते हो? एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में केस को सुपुर्द करना। ठीक है, केस को कमिट करना। फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट, वो ट्रायल के लिए कमिट कर रहा है, कमिट फॉर ट्रायल। he has power only for commit for trial is not a judge। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लो। मजिस्ट्रेट कब जज नहीं माना जाएगा? सेक्शन 19 मजिस्ट्रेट को जज कब नहीं कहेंगे? जब मजिस्ट्रेट के पास केवल पावर होगी कमिट फॉर ट्रायल, ओनली ही हैज अ पावर टू कमिट फॉर ट्रायल, देन ही विल नॉट कंसीडर्ड एज अ जज। कमिट फॉर ट्रायल के लिए पावर होगी केवल, तो मजिस्ट्रेट को जज नहीं माना जाएगा। किसी भी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारण को सुपुर्द करने की शक्ति है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। मजिस्ट्रेट हु हैज ओनली पावर टू कमिट फॉर अ ट्रायल एंड ही हैज नो पावर टू उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं जिसके लिए वो सजा दे सके, पनिशमेंट की पावर नहीं है उसके पास, देन ही विल नॉट अ जज, उसको जज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो 4 इलस्ट्रेशन दिए हैं, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। नंबर ए मैंने कहा सन 1859 के अधिनियम 10 एक्ट 10 ऑफ 1859 में कलेक्टर जो है, कलेक्टर अपने अधिकार क्षेत्र में अगर किसी सूट को सुनता था तो वो एज अ जज सुनता था। अंडर 1859 एक्ट 10 इन एनी सूट इफ अ कलेक्टर इज एक्सरसाइजिंग jurisdiction then he is exercising that jurisdiction as a judge। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन
किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। कलेक्टर न्यायाधीश कब होगा? सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी भी सूट में अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन पावर का यूज करता है कलेक्टर, देन ही इज अ जज। कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। Magistrate exercising the jurisdiction power of a charge on which he has the power to give sentence or fine or imprisonment with or without appeal is a judge। चाहे उसके खिलाफ अपील हो, उसके निर्णय के खिलाफ या अपील ना हो, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास पावर है, वो किसी चार्ज के अगेंस्ट पनिशमेंट दे सकता है, सेंटेंस दे सकता है, फाइन कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट कर सकता है, तो वो जज है। पंचायत विनिमय 7 के अधीन किसी भी सूट को डिसाइड करने में मद्रास संहिता के सन 1816 के जो विनिमय 7 के अधीन सूट को विचारण करने की, ट्रायल करने की शक्ति है अगर तो पंचायत के पास, तो पंचायत क्या होगी? एज अ जज होगी। लेकिन कोई मजिस्ट्रेट कब जज नहीं होगा? जब उसके पास पावर है ओनली फॉर कमिट फॉर ट्रायल, देन ही विल नॉट बी अ जज। देखो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, गलत मत करना। मैंने इसलिए इसको इतना फोकस देके जितने भी सेक्शन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और वही पूछे जाते हैं, वही गलत करके चले आते हो। तो इसलिए प्लीज़ डोंट डू सच काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स, सेल्फ गोल मत करना। वैसे तो गलतियाँ एग्ज़ाम में बहुत होती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेक्शन 21 से फर्दर डिस्कस करूंगा, फिर इम्पॉर्टेंट जनरल एक्सप्लेनेशन में सेक्शंस डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेक इट एज अ हैबिट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इससे जो लेक्चर डिलीवर करने वाला है उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो और अच्छे लेक्चर बनाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। लेकिन इस फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का तड़का मार दें तो लेक्चरर के लिए ये एक बूस्टअप होता है और इन फ्यूचर उसको मोटिवेशन मिलती है कि वो और अच्छे से अच्छे कंटेंट डिलीवर करे, क्योंकि सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जुडिशरी का मैटर है, मटेरियल है जो आपको लाखों रुपए में सिखाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले, यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। किसी एक पैनी, एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा ही नहीं, जो भी इंस्ट्रक्टर है, जो भी टीचर्स हैं जो अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल देते हैं, तो उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनको और अच्छे वीडियो बनाने के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन मिलती है। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।